हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2025 के लिए बियॉन्ड लिमिट सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं जेई 2023 का पेपर 2 केमिस्ट्री का। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके अंदर आपके पास आपको क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट से सीखना है और बीच बीच में आपको नोट्स भी बनाने हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट्स नए लग रहे हैं उनको लिख के रखिएगा जरूर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या कह रहा है, द करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2 मॉलिक्यूल इन अ ग्राउंड स्टेट इज। बहुत आसान सवाल है, कहां से है, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर मैं बात करूं आपके पास F2 के लिए, यहां पर बात करें F2 के लिए, तो F2 क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे, आपके पास सिग्मा 2pz2 पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 2 इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px 2 इक्वल्स टू पाई स्टार 2py 2। मैंने वहां तक क्यों लिखा है, क्योंकि आपके पास F2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन F2 कितने होते हैं, आपके पास 18 होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम आपके पास एनर्जी डायग्राम कंपेयर करते हैं। सबसे कम एनर्जी कहां पर रहेगी, 1s और 2s में। तो यहां पर चलते हैं आपके पास 2s में, 2s में क्या सबसे कम एनर्जी है। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहां पर बात करें, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, 2s भरा हुआ है, पाई पहले क्या आएगा आपके पास, सिग्मा, फिर क्या आएगा आपके पास, पाई आएगा। तो पहले सिग्मा आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास, पाई आएगा। तो क्या मैं ऑप्शन सी सही करूं, यहां पर देखिए सिग्मा 2z है, जहां पर दोनों ऑर्बिटल भरे हुए हैं, यहां पर पाई वाला दोनों भरा हुआ है, फिर अगेन पाई पाई भरा हुआ है, और आपके पास सिग्मा स्टार क्या है, खाली है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आसान सवाल था। इसका एनालिसिस देखते हैं आपके पास कि कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हमने यूज किया, कहां से आया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अनअटेंडेड कितने हैं, 30%। करेक्ट रिस्पांस कितने लोगों ने किया, लगभग 36%। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट में काउंट कर सकते हैं। आइडल टाइम कितना हुआ आपके पास, 2 to 3 मिनट्स। नेक्स्ट आपके पास कंसिडर सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलाइड्स। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आपके पास जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। लायोफोबिक जो होते हैं वो वाटर रिपल्टेंट होते हैं, या वाटर हेटिंग, सॉल्वेंट हेटिंग बोल सकते हैं जिन्हें। आपके पास लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्या पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, फॉर इमल्सन बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम आर इन लिक्विड। क्या बिल्कुल बात सही है, आर इन लिक्विड। इमल्सन के लिए दोनों ही क्या होने चाहिए, लिक्विड फेज में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें, मिशेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिसॉल्विंग अ सरफेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। नहीं, क्या हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, हम बोलते हैं उसको क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं आपके पास उसको, क्राफ्ट टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर या उससे अबव आपके पास मिशेल्स फॉर्म हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमारे पर लिए क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट बात करें फोर्थ ऑप्शन की, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज हैविंग द सेम रिफ्रैक्टेड इंडेक्स एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। नहीं, क्या आपके पास यहां पर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस वो भी क्या, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं आपके पास कि ये भी हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसके लिए हमारे पास दोनों ही क्या है, 1 and 2। फिर कह रहा हूं मैं, सरफेस केमिस्ट्री से पक्का एक क्वेश्चन आता है, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, सरफेस केमिस्ट्री जरूर करके जाइएगा। तो यहां पर बहुत आसान सा सवाल, अगर आप एनसीईआरटी जस्ट रीड करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास सही है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, आपके पास ए ऑप्शन को टिक कर दिया। आइए एनालिसिस देखते हैं। आपके पास सरफेस केमिस्ट्री था, करेक्ट रिस्पांस 43% लोगों का था। डिफिकल्टी लेवल में हम इसे क्या करेंगे, इजी, और आइडल टाइम इसे करने का 2 से 3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट। आपके पास देखिए गिग्नार्ड यूज किया है, CO2 यूज किया है, NaOH भी डाला है। देख लेते हैं लास्ट में उसने क्या पूछा है, उस हिसाब से रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे। पहला पूछा है, पी इज द प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस एंड आपके पास कैनिजारो करेगा या नहीं करेगा, और एस आपके पास प्राइमरी अमाइन है या नहीं है। तो एक एक करके हम पहले रिएक्शन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पी की बात करें आपके पास, तो पी में देखिए, पी में यहां पर क्या दिया गया है, Mg ईथर दिया गया है। तो आगे बढ़े, क्या किया, पहले पी को सॉल्व करने के लिए यहां पर Cl, और हमने क्या किया, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर लिया, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर लिया। तो क्या बनेगा, C
माइनस MgCl, ये बोल सकते हैं आपके पास। यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, पॉजिटिव लगा देता हूं। उसके बाद देखिए क्या कराया, हाइड्रोलिसिस कराया है। हाइड्रोलिसिस कराया तो आपको ध्यान रखना है, आपके पास H2O ये क्या करेगा, आपके पास H पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा आपके पास, सिंपली CH3 बनेगा, और आपके पास साथ में क्या बन जाएगा, MgCl और OH। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, P प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से आपके पास क्यू प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो क्यू प्रोडक्ट भी आपके पास क्या था, यहां पर कार्बन, यहां पर आपके पास Cl था, इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या डाला है, Mg ईथर डाला है। देखिए क्या डाला है, Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्या बनेगा, C माइनस MgCl पॉजिटिव। इसके बाद देखिए क्या कराया, CO2 के साथ रिएक्शन कराई है, फिर हाइड्रोलिसिस किया है, C डबल बॉन्ड O, ये यहां पर आपके पास अटैक करेगा, ये क्या बना, C डबल बॉन्ड O माइनस। इसके बाद हाइड्रोलिसिस किया, देन अगेन NaOH के साथ रिएक्शन करी, आपके पास वही होगा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास R की। R में क्या हुआ, Mg ड्राईथर डाला, फिर आपके पास CH3 CHO डाला है, हाइड्रोलिसिस किया है, और क्रोमिक भी डाला है, CrO3 क्रोमिक एसिड, तो हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो वापस चलते हैं, Mg ड्राईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा, C नेगेटिव MgCl पॉजिटिव। इसके बाद हमने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O H डाला, ये कहां अटैक करेगा, यहां पर, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर C, यहां पर C, यहां पर OH, यहां पर क्या बना, CH3 बना। इसके बाद देखिए क्या कराया उसने, CrO3 डाला है, क्या बन जाएगा इसका, क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ये मेरे पास क्या था, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था, P था, ये क्या बना P, ये क्या बना आपके पास Q, ये क्या बना आपके पास R। अब लास्ट है हमारे पास S की बात करते हैं, तो S की बात करें, NaCN डाला, यहां पर करके दिखाता हूं आपको, ये निकलेगा, क्या बनेगा, C, साथ में C ट्रिपल बॉन्ड N, H2 निकल डालेंगे, H2 निकल के साथ क्या बन जाएगा, H2 निकल के साथ मैं कह सकता हूं CH2 NH2, क्या 1 डिग्री अमाइन बना। 1 डिग्री अमाइन के बाद देखें, यहां पर CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और हीट किया, कार्बन अमाइन टेस्ट है ये, क्या बनेगा, कार्बीन बनता है, कार्बीन के बाद N ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाता है, C आइसोसाइनेट बनेगा, और आइसोसाइनेट को आपने LiLH4 डाला है, तो LiLH4 क्या होगा, क्या बना, 2 डिग्री अमाइन बना। क्या क्लियर है सारी रिएक्शंस। आइए ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस देखें, P इज अ प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल विद द 4 कार्बन, क्या प्राइमरी अल्कोहल है, नहीं, यहां तो आपके पास H प्लस पे अटैक हुआ, क्या प्राइमरी अल्कोहल है, नहीं, फर्स्ट गलत हो गया। Q अंडरगोस कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपके पास Q को देखूं मैं आपके पास, तो Q क्या आपके पास 8 कार्बन का कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट देगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल देगा। देखिए यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं, CH3C CH3C डबल बॉन्ड O OH, अगर मैंने इसका कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो क्या बनेगा, ये हट के यहां पर क्या बनेगा आपके पास, फ्री रेडिकल। शायद मैंने स्ट्रक्चर गलत हो गया, एक मिनट, यहां देखिए C डबल बॉन्ड OH, यहां पर एक कार्बन के बाद एक, यहां पर CH3, और यहां पर भी क्या हुआ, CH3। अगर इसको हटाएंगे आपके पास यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, और यहां पर फ्री रेडिकल बनने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, ये 4 और आगे भी 4, तो 4 और 4 कितने हो गए आपके पास, 8। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपके पास 8 कार्बन प्रोडक्ट बनाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे मूव करते हैं, आपके पास R हैज 6 कार्बन एटम एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। देखते हैं एक बार, जो हमारा R बना था, R आपके पास कैनिजारो कैसे कर सकता है सर, यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कैनिजारो नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये वाला क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। और S इज अ प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन एटम, नहीं, S तो क्या है, 2 डिग्री अमाइन है, क्या ये भी आपके पास गलत हो गया, तो राइट आंसर इज अ B। क्या मेरी बात समझ में आती है बच्चों, थोड़ी सी रिएक्शंस आपके पास ज्यादा थी यहां पर,
थोड़ा सा लेंथी सवाल था, आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई भी अननोन रिएक्शंस नहीं है, सब देखी दिखाई जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस है वही ले रखी है। कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है आपके पास वो एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादातर रिएक्शंस हैं। आपके पास देखिए करेक्ट रिस्पांस लगभग कितना है 24%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट मानेंगे आपके पास, और आपके पास आइडल टाइम 3 मिनट आप ले सकते हैं, चाहे तो इससे 1-2 मिनट ज्यादा ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आइडियली बात करें तो जनरली जो लोगों ने लिया वो 3 मिनट में ये सवाल सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ बायोमोलिक्यूल से सवाल दिख रहा है, अ डाइसैकेराइड X कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। अगर कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर कह रहा है तो मैं ये कह सकता हूं आपके पास कि कहीं भी हेमी एसिटल नहीं होना चाहिए। अगर हेमी एसिटल आपके पास होगा तो आपके पास वो क्या कर देगा, ब्रोमीन वाटर उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। दूसरी बात, द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड्स टू द लिवियोरोटेटरी सॉल्यूशन द डाइसैकेराइड्स X इज। तो आपके पास मुझे ये देखना है कि आपके पास X क्या हो रहा है, आपके पास हाइड्रोलिसिस करने के बाद लिवियोरोटेटरी प्रोडक्ट लिवियोरोटेटरी सॉल्यूशन बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो एलिमिनेट करता हूं जहां पर मुझे हेमी एसिटल दिख रहा है। क्या यहां पर आपके पास नहीं, ये जो आपके पास कार्बन है देखिए यहां पर हेमी एसिटल दिख रहा है, यहां पर आपके पास R ग्रुप हो गया, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर ऑक्सीजन। तो ये आपके पास क्या हो सकता है, ऑप्शन से हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपके पास OH है, H है, O है, R है, ये भी आपके पास हेमी एसिटल हो गया, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आपके पास यहां पर देखें, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, तो 2 चीजें नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूं आपके पास कि यार ए को अगर हम ध्यान से देखें तो ए को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास ये आपके पास टूट जाएगा, यहां पर OH आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब ये दोनों कंबाइन होके क्या बन गया आपके पास, सुक्रोज। क्या सुक्रोज हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपके पास, क्योंकि सुक्रोज आपके पास डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और आपके पास ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, लीवियोरोटेटरी। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लीवियोरोटेटरी हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं आपके पास कि करेक्ट रिस्पांस खाली कितने जनों ने दिया, आपके पास 20% लोगों ने, अनअटेम्प्टेड कितना है 51%, रॉन्ग रिस्पांस 28% लगभग, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, आइडल टाइम 2 to 3 मिनट्स। देखिए ये जो चैप्टर्स है ना, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एंड एनालिसिस, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इन सब से आजकल एडवांस बहुत ज्यादा पूछने लगा है और जब से ये हटा है तो जरूर पूछेगा 2025 में, और बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं, इनको छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कैन बी एग्जिबिट द टाइप ऑफ आइसोमिज्म शोन बाय PTNS3 होल ट्वाइस Br2, आपके पास कौन सा आपके पास ये शो करेगा इस टाइप का आइसोमर। पहले सबसे पहले आपके पास देखते हैं कि ये जो PTNS3 है, PTNS3 होल ट्वाइस Br2, PTNS3 होल ट्वाइस Br2 ये किस टाइप का आइसोमर शो करता है। तो मैं बोल सकता हूं PT का जो हाइब्रिडेशन आएगा वो DsP2 आएगा, तो एक बार NH3 सिस पे, Br सिस पे, और एक बार क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपके पास कंपाउंड है ये क्या शो कर रहा है, आपके पास GI शो कर रहा है। अब देखते हैं यहां पर GI कौन कौन शो कर सकता है। सबसे पहला देखें, फर्स्ट ए की तरफ देखें तो PTEN NHSCN होल ट्वाइस है, PTEN SCN होल ट्वाइस। तो PT इथाइलिन डाइअमाइन क्या आपके पास यहां पर आ गया, ए टाइप का लिगेंड, यहां पर आपके पास क्या आ गया, SCN, और यहां पर आपके पास क्या आ गया, HCN आ गया। ठीक है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, नहीं कर सकता। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, जिंक तो आपके पास क्या होता है, जिंक फुलफिल है, इसलिए जिंक तो हमेशा क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो कभी शो करते ही नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि सारी रिलेटिव पोजीशंस क्या रहती हैं, सेम। तो मैं ये बोल सकता हूं ये भी क्या हो गया आपके पास, गलत हो गया। नेक्स्ट बात करें आपके पास PT C की बात करें, PTNH3 होल ट्वाइस Cl4, होल ट्वाइस Cl4, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, बिल्कुल करेगा। मैं अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो इसको ऐसे ले लेते हैं, Ma2B4 याद करो, Ma2B4, MAABBBB, क्या आपके पास A 90 डिग्री पे रखा है, मतलब क्या हो गया, सिस पोजीशन हो गई, क्या हो गई आपके पास, सिस पोजीशन। और यहां पर अगर बात करूं मैं आपके पास तो A क्या हो गया आपके पास, ट्रांस, A के रिस्पेक्ट में आपके पास ट्रांस आ गया वहां पर, और यहां पर क्या आ गया आपके पास, सिस आ गया।
अरे मजा आ रहा है क्या? CSS हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास ट्रांस हो गया। तो मैं बोल सकता हूं आपके पास क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल करेगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास? CrEnH2OSO4। अगर यहां पर बात करें तो देखिए क्रोमियम है आपके पास, क्रोमियम +1 में है, क्रोमियम प्लस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डी का ऑप्शन देखें, ये क्या हुआ आपके पास? क्रोमियम। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि ए ए ए ए आपके पास SO4 और यहां पर क्या हो गया आपके पास? H2O। इस तरह के आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। तो एक बार ये क्या आ गया आपके पास? 90 पे आ गया, और एक बार यहां पर हम बोल सकते हैं कि आपके पास ए ए ए ए यहां पर क्या बनेगा? SO4 और यहां पर क्या बनेगा? H2O। क्या ये आपके पास सिस पर है और क्या ये आपके पास क्या है? ट्रांस पर। तो सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर शो करेंगे, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? C एंड D हो जाएगा। क्लियर है? चेक करते हैं आपके पास कंसेप्ट यूज कहां से था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमरिज्म कहेंगे। अनअटेम्प्टेड कितने लोगों ने किया? 22% लोगों ने। करेक्ट रिस्पांस आपके पास 5% ओनली। पार्शियल रिस्पांस, पार्शियल करेक्ट रिस्पांस 7% और आपके पास रॉन्ग रिस्पांस 65%। हम इसे इजी कैटेगरी बना लेंगे। जनरली आपके पास ये नोट से सवाल है तो हम डिफिकल्टी लेवल क्या मानेंगे? इजी मानेंगे। आइडल टाइम करने का 3 to 4 मिनट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम्स ऑफ द मेटल XYZ। क्या सॉलिड स्टेट से अगेन सवाल आ गया? तो सॉलिड स्टेट से सवाल आ गया, देखिए करते हैं। आपके पास क्या हुआ? एटम्स ऑफ मेटल XYZ, दिस फेस सेंटर दे रखा है, बॉडी सेंटर दे रखा है LY और सिंपल क्यूबिक सेल दे रखा है LZ। ठीक है भाई, यहां पर आपके पास LZ, LY BCC और LX FCC। रिलेशन दे रखा है RZ RY, RX में दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। और आपके पास पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछा उसने? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द यूनिट सेल ऑफ X, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ Y, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ Z। ठीक है भाई, चलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके पास, यहां पर हम FCC लिखते हैं, यहां पर हम BCC लिखते हैं और यहां पर हम सिंपल क्यूबिक सेल लिखते हैं। इसकी एज लेंथ उन्होंने हमें X दी है, यहां पर LY दी है और यहां पर क्या दिया है? हमें LZ दिया है। पैकिंग एफिशिएंसी हम जानते हैं, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर हो जाएगी? Z इंटू 4/3 πr क्यूब अपॉन A क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं, Z FCC में कितना होता है? 4 इंटू 4/3 पाई RX का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, यहां पर A कितना था? LX का होल क्यूब। अब FCC के अंदर RX और LX में क्या रिलेशन होगा आपके पास FCC के अंदर? तो मैं बोल सकता हूं सर 4RX इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास? √2 LX, √2 LX। तो हम यहां पर बोल सकते हैं आपके पास कि LX का को रिप्लेस कर सकते हैं हम 2√2 RX से। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगी आपके पास वो किसके बराबर आएगी? 4 इंटू 4/3 पाई RX का होल क्यूब डिवाइडेड बाई LX कितना आएगा? 2√2 RX का होल क्यूब। यहां पर सॉल्व करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी जो यहां पर आ गई कितनी आ गई? 4 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 8 इंटू 2√2 इंटू RX का होल क्यूब। क्या ये और ये कट गया? यहां से ये 2 कटा, 2 से 2 4 कटा, तो ये लगभग आपके पास कितना आ गया? π/3√2, π/3√2। सही है क्या? ठीक है। इसी तरह BCC का सॉल्व करते हैं। BCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आएगी 2 इंटू 4/3 पाई RY का क्यूब डिवाइडेड बाई, अगर रिलेशन की बात करूं आपके पास यहां पर, तो रिलेशन क्या होने वाला है? हम जानते हैं 4RY इक्वल्स टू क्या होगा? √3 LY। तो LY का होल क्यूब लिख देते हैं। तो LY इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 4/√3 RY। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 4/3 पाई RY का क्यूब अपॉन 4/√3 RY का होल क्यूब। तो इसको होल क्यूब कर देते हैं, इसको भी क्यूब कर देते हैं। क्या इससे ये कट गया? इससे ये कट गया। तो देखिए क्या आ गया, यहां पर लिखता हूं मैं 2 इंटू 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4 इंटू 3, यहां पर 3√3। ठीक है, 4 से 4 कट गया,
ये कितना आ गया आपके पास 8 आ गया, 3 से 3 कट गया, तो ये लगभग कितना आ गया पाई अपॉन 8 पाई 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके पास सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर आएगी 1 इंटू 4/3 पाई आर जेड का क्यूब डिवाइडेड बाई एल जेड का क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर जेड का क्यूब। सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशन होता है, एल जेड इक्वल्स टू 2RZ, तो यहां पर लिख देता हूं 2RZ का होल क्यूब। तो 4/3 पाई आर जेड का क्यूब डिवाइडेड बाई 8RZ का क्यूब। RZ से RZ कट गया, ये आपके पास 2 आ गया, ये कितना आ गया पाई/6 आ गया, पाई/6। तो यहां पर देखिए अगर आपके पास मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा तो लगभग आपके पास 1.73 मतलब √3 से √3 कटा √6 आएगा 1/√6। तो यहां पर आपके पास लगभग ये आएगा 0.25। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे पाई की वैल्यू कितनी आएगी 3.14 1.73 लगभग कितना आएगा 22। और यहां पर बात करेंगे पाई 3.16, तो यहां पर बात करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 0.17 पाई लगभग। तो सबसे ज्यादा जो पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास आ रही है वो किसकी आ रही है आपके पास, एफसीसी की, फिर बीसीसी की, फिर एससीसी की। तो देखते हैं आपके पास क्या वो ऑप्शन सही है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल एक्स, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल वाई, पैकिंग क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अरे आई बच्चों बात समझ में। आगे ऑप्शन चेक करते हैं आपके पास, उसने क्या पूछा है, लेंथ में पूछा है, फिर क्या पूछा है आपके पास, डेंसिटी में पूछा है। बस यहां पर कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, बाकी आपके पास इजीली आप करते जाएंगे तो बिल्कुल होता जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके पास रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन पूछा है तो मैं क्या बोल सकता हूं आपके पास LX में पूछा है, LY में पूछा है और LZ इनके बारे में पूछा है। और हमें यहां पर देखिए रिलेशन दे रखे हैं RZ और RY के बीच में। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर आपके पास रिलेशन लिखते हैं। LX कहां था आपके पास, FCC में था। अगर आपके पास FCC में था तो मैं ये बोल सकता हूं आपके पास, तो हम ये बोल सकते हैं कि 4RX इक्वल टू कितना होता है आपके पास √2 LX। तो ये कटा आपके पास, ये क्या आया 2√2 RX इक्वल टू LX। तो हम यहां पर लिख देते हैं 2√2 RX। नेक्स्ट देखें आपके पास LY में क्या रिलेशन था, LY में हमने यहां पर भी निकाला था। देखिए LY किसके बराबर था 4/√3 RY। Z क्या था आपके पास 2RZ। अब इन सबको एक में कर लेते हैं, किस में रिलेशन दे रखा है आपके पास, RZ Y में दे रखा है और यहां पर X भी Y में दे रखा है। तो X की बात करूं तो √3 RY अपॉन Z 8 हो जाएगा, √3 RY अपॉन 8। इसको 4/√3 RY रहने देते हैं 2। RZ को देखें, RZ RY के रूप में क्या है √3/2 RY, √3/2 RY। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास कट गया, ये कितना आ गया 4। ये हम कह सकते हैं आपके पास √2 इंटू √3/4 आ गया RY का। ये कितना आ गया 4√3 RY आ गया, और ये 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया √3 RY। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो ये आपके पास इससे अगर जाएगा तो ये 1.73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.414, यहां पर 4/1.73 और यहां पर 1.73। क्या आपके पास ये 2 से कम आया, आप देखिए यहां भी कट जाएगा और ये 2 से बहुत कम आएगा। क्या ये मैं कह सकता हूं आपके पास 1 से भी कम आएगा, क्या ये 2 से ज्यादा आएगा, और ये 1.73 है। तो सबसे ज्यादा जो आएगा वो कौन सा आएगा LY, फिर आपके पास कौन आएगा LZ, और सबसे लास्ट में कौन आएगा LX। इन सबसे ये रिलेशन निकलता है LY ग्रेटर देन LZ ग्रेटर देन LX। ऑप्शन चेक करते हैं, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो LY इज ग्रेटर देन LZ, क्या LY इज ग्रेटर देन LZ, बिल्कुल सही है, बी सही है। क्या LX इज ग्रेटर देन LY, नहीं, गलत है। ठीक है, तो सी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ X ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ Y। ये कैसे निकालेंगे, चलिए यहां पर सॉल्व करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू, आपके पास जानते हैं डेंसिटी का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना होता है Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। SX की बात करें तो 4 इंटू मोलर मास ऑफ X अपॉन LX का क्यूब
इंटू Na डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ, क्या y पूछा था मेरे से, y में कंपेयर करना था, तो y क्या था BCC 2 इंटू my अपॉन ly का क्यूब इंटू Na, क्या Na कैंसिल आउट हो गया, आपके पास मास में रिलेशन दे रखा है और Lx और Ly में हम रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या यहां से आपके पास डेंसिटी निकालेंगे, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 4 इंटू मोलर मास ऑफ x अपॉन y, क्या दे रखा भाई, x अपॉन y देखिए आपके पास z के फॉर्म में दे रखा है, अगर z के फॉर्म में दे रखा है तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/2 my इज इक्वल्स टू mx आ जाएगा, तो mx अपॉन my कितना आ जाएगा, हाफ, mx अपॉन my कितना आ जाएगा, हाफ, तो हम ये बोल सकते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो 1 अपॉन lx का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 अपॉन ly का होल क्यूब, क्या 4 से 4 कट गया, तो डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ y इक्वल्स टू क्या आ गया, ly का होल क्यूब इंटू lx का होल क्यूब, क्या ly आपके पास ज्यादा था और lx आपके पास क्या था, कम, तो क्यूब रूट भी ज्यादा होगा, तो डेंसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, बिल्कुल सही जवाब, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए बी एंड डी। आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन आपके पास आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है, बाकी हमें फॉर्मूला आपके पास पता है, हर बच्चे को पता होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, बस जो वैल्यूज दे रखी हैं उस वैल्यूज को पुट करते जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां पर बात करें आपके पास सॉलिड स्टेट का सवाल था, अनअटेंडेड लगभग 31%, करेक्ट रिस्पांस कितना आया 12%, पार्शियल करेक्ट की बात करें तो 40% लगभग लोगों ने सही किया है, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट मानेंगे, टाइम आपके पास 5 मिनट आपके पास आइडल टाइम मानेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं और ऑर्गेनिक रिएक्शंस करने के बाद आपके पास PQRS के बारे में वो पूछ रहा है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। आपके पास यहां पर बेंजीन था, CH2 CH3 था, KMnO4 डाला, तो KMnO4 डालेंगे तो 3 डिग्री आपके पास कार्बन को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्या करेगा 1 डिग्री कार्बन को, तो मैं यहां पर बात करूं क्या बनेगा, यहां पर COH, ठीक है, क्या हाइड्रोलिसिस करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा COH, ओके। क्यों की बात करें, NaOH लिया मैंने, अगर NaOH लिया तो यहां पर देखिए हाइड्रोलिसिस कर देगा तो C डबल बॉन्ड OH बना देगा, यहां पर भी ईस्टर को हाइड्रोलिसिस कर देगा, C डबल बॉन्ड यहां पर क्या बन जाएगा OH, ठीक है, दोनों ही क्या बन रहे हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं। इसी तरीके से R और S सॉल्व करते हैं, यहां पर H2O हाइड्रोलिसिस कर रहा है और हीट कर रहा है, अगर हाइड्रोलिसिस और हीट कर यहां तो साइनाइड को सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा और यहां पर भी क्या करेगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद उसने हीट की है, हीट जैसे ही हमने हीट देखा यहां पर हमें दिखाई दिया अल्फा और बीटा, क्या बीटा कीटो एसिड बन गया, अगर बीटा कीटो एसिड बन गया तो मैं कह सकता हूं आपके पास यहां पर COH रिमूव हो जाएगा, CO2 इवॉल्व होगी और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट देखें H2CrO4 डाला, H2CrO4 डालेंगे, H2CrO4 डालेंगे तो क्या बनेगा COH, यहां पर भी क्या बनेगा COH, क्या ये बन गया, ठीक है भाई। S देखते हैं आपके पास, पहले आपके पास एंटी ट्राई ईथर डाला तो क्या बना, यहां पर गिग्नार्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर गिग्नार्ड बन गया। CO2 डाला है और हाइड्रोलिसिस किया है, अगर CO2 डालेंगे C डबल बॉन्ड हो ये फिनाइल यहां पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोलिसिस करने से ये भी टूट जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला है, क्या टॉलरेंस टेस्ट डाला है, अगर टॉलरेंस टेस्ट किया है तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर क्या बनेगा COH, यहां पर भी क्या बनेगा COH, दोनों कार्बोक्सिलिक बन गया, टेराथैलिक एसिड यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया S, यहां पर हो गया R, ये हो गया Q एंड ये हो गया P। तो बात करते हैं P एंड Q आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर डेक्रोन और ग्लिप्टल। डेक्रोन और ग्लिप्टल को ध्यान करो, आपके पास यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल और क्या होता है टेरिथैलिक एसिड होता है। टेरिथैलिक एसिड तो खाली किस में बन रहा था S में, क्या P एंड Q में बन रहा था, नहीं, क्या ये ऑप्शन गलत हो गया। PQRR डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्या P डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, P तो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन गलत हुआ, ए भी आपके पास ऑप्शन क्या हुआ गलत हुआ। कंपाउंड Q एंड R आर द सेम,
देखते हैं, क्यू एंड आर 1 3 पोजीशन पर है, वहां पर भी क्यू एंड आर 1 3 पोजीशन पर है, बिल्कुल सही जवाब। कंपाउंड क्यू एंड आर सेम। आर डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एस डज नॉट गो कैनिजारो। एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है और कैनिजारो के लिए नहीं। तो देखते हैं एक बार, क्या दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो ना तो एल्डोल देगा वो, ना तो कैनिजारो देगा। एस कैनिजारो नहीं देगा और आर एल्डोल नहीं देगा, तो हम ये कह सकते हैं ये भी आपके पास सही है। तो ये आपके पास ऑप्शन सी एंड डी सही है एंड ए एंड बी गलत है। नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शंस थी। एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का। कंसेप्ट जो यूज्ड हुए हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का और एक पॉलीमर का, जो हमें पता होना चाहिए था कि ग्लिप्टल में आपके पास कौन सा मोनोमर यूज होता है। करेक्ट रिस्पॉन्स देखिए ओनली 3.36%। डिफिकल्टी लेवल में डालेंगे क्योंकि 2-3 कंसेप्ट को इसने मिक्स किया। डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्ट है। आइडल टाइम टू सॉल्व 4 to 5 मिनट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में देखिए आपके पास रिडॉक्स से है। H2S 5 मोल्स हैं, रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। In this reaction, the number of moles of water produced is X and the number of moles of electrons involved is Y. The value of X plus Y पूछा है। क्या पूछा है? X plus Y। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट था, उसकी रिएक्शन लिखते हैं। MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में किस तरफ जाता है? आपके पास Mn+2 में। इसको बैलेंस करें तो यहां पर आपके पास 4H2O, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करें तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट H2S की बात करें तो H2S प्लस रिड्यूस हुआ। अगर रिड्यूस हुआ तो क्या बनेगा? आपके पास सल्फर प्लस 2H प्लस प्लस क्या बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। H2S gives you S plus 2H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन को, इसको किससे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं? 5। क्योंकि आपके पास रिड्यूस हुआ इसलिए हमने इसको क्या करा दिया? आपके पास ऑक्सीडाइज करा दिया, -2 से क्या कर दिया? 0 में भेज दिया। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा? 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2Mn+2 प्लस 8H2O। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? आपके पास 5H2S गिव्स यू 5S प्लस 10H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या 5 मोल आ गए? 5 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है? 10। तो Y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10। और X मुझे पता करना है कि X वाटर कितना बन रहा है, तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो बाकी सब चीजें कट जाएगी। वाटर कितना बनेगा? 8। तो X की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी आएगी? 8। मुझसे पूछा गया X प्लस वाई, अगर X प्लस वाई पूछा गया तो 8 प्लस 10 आपके पास कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। रिडॉक्स का आसान सा सवाल, थोड़ी सी रिएक्शन बैलेंस करनी थी आपके पास और बाद में ऐड करेंगे, बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी। यहां पर देख सकते हैं आपके पास 5 मोल के लिए टोटल नेट ट्रांसफर कितना हो रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स का। और कितने वाटर प्रोड्यूस होंगे आपके पास? 8H2। ठीक है, चलिए एनालिसिस देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो मैं ये कह सकता हूं आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट या रिडॉक्स पे आपके पास रिएक्शंस पे बेस था। करेक्ट रिस्पांस देख सकते हैं आप, मात्र 5% है। डिफिकल्टी लेवल हम इजी मानेंगे। आइडल टाइम 2 to 3 मिनट्स सॉल्व करने के लिए। आई होप आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं आपके पास। प्लीज लिखते रहिए, समझते रहिए। कहीं नहीं समझ में आता प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग I3 प्लस SiO4 माइनस 4 SO2 Cl2 XeF2 दिस दे रखा है। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। आपके पास क्या पूछा गया है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम कितने होंगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पास I3 प्लस की, क्या इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं आपके पास तो कितना हुआ? 7 3 21 माइनस 1 इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 8, लगभग कितना आएगा आपके पास? 2 + 2 2 + 2 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बिल्कुल ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल है। SiO4 माइनस 4 की बात करूं तो SiO माइनस O माइनस O माइनस O माइनस O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं आपके पास ये क्या बनेगा? आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड बनेगा। क्या बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये भी आपके पास क्या बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट देखें, S डबल बॉन्ड O Cl Cl, क्या 6 बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? sp3 बन जाएगा। क्या SoCl2 भी आपके पास क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जिनोन देखें आपके पास XeF2, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, क्या लीनियर होगा? और इसका हाइब्रिडेशन आपके पास क्या आ जाएगा? sp3d।
क्या ये बनेगा? नहीं। SF4, SF4 भी आपके पास आप जानते हैं SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है S, यहां लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, अगेन ये क्या बन गया? sp3d। तो मैं बोल सकता हूं ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ClF3 की बात करें तो ClF3 Cl sp3d ये भी नहीं होगा। NiCO होल 4, NiCO होल 4 जानते हैं क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा 3d8 4s2 CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपके पास, कंबाइन हो जाएगा तो 3d10 बन जाएगा और sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। XeO2F2, XeO2F2 का आपके पास स्ट्रक्चर देखें तो Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O आपके पास ये कितने लोन पे रहेंगे? एक ही लोन पे रहेगा और इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो आपके पास क्या आएगा? sp3d। क्या आएगा आपके पास? sp3d। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास PtCl4 -2, PtCl4 -2 हम जानते हैं PtCl4 -2 की बात करें तो ये कितना आएगा आपके पास? DsP2 आएगा। XeF4, XeF4 की बात करें तो XeF4 का जो हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2, क्या आएगा? sp3d2। तो मैं कह सकता हूं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट SOCl2, SOCl2 का स्ट्रक्चर बनाएं, SOCl2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो S आपके पास डबल बॉन्ड O, यहां पर एक Cl, एक Cl, कितने लोन पेयर बच गए? एक लोन पेयर बच गया। तो देखिए आपके पास क्या हुआ? कितने सिग्मा बॉन्ड है? तीन सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास? sp3 हो जाएगा। तो ये भी आपके पास sp3 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने हो गए? 5। आसान सा सवाल, बचपन से पढ़ते हैं, मतलब 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। एक NiCO होल 4 आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस की। तो देखिए आपके पास हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट यूज हुआ था। करेक्ट रिस्पॉन्स 29.39%, आपके पास रॉन्ग 63.78%। आपके पास डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो करेक्ट रिस्पॉन्स बहुत कम है, आपके पास कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं, तो क्वेश्चन क्या बनता है? डिफिकल्ट बनता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स Br3O8, F2O, H2S4O6, H2S5O6 and C3O2. Count the number of atoms existing in their zero oxidation state in each molecule. The sum, their sum is, ठीक है। एक एक का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा आपके पास कि कौन सा एटम आपके पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके पास Br3O8। Br3O8 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह का बनेगा? Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहां देखिए, अगर मैं देखूं आपके पास हर जगह जो ब्रोमीन है आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज sp3 sp3, ठीक है ना। अगर ये आपके पास बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो इस पे कितना ऑक्सीडेशन आया? +6। ये टूटा, ये टूटा, कितना आया? +4। ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, कितना है? +6। और ये टूटेगा तो दोनों क्या है? सेम हाइब्रिडेशन के हैं। तो मैं कह सकता हूं ये +6, ये +4, ये +6, क्या इसमें कोई भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड बात करते हैं आपके पास F2O। F2O की बात करें, OFF और ये लोन पेयर, और यहां पर भी लोन पेयर। क्या आपके पास यहां पर कोई भी एटम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है? नहीं है। फ्लोरीन के पास नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट H2S4O6 क्या है? टेट्राथायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। इस पे तो आपके पास कितना आ रहा है? +5। इस पे कितना आ रहा है? +5। क्या ये दोनों का हाइब्रिडेशन बराबर है? दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर है? तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों एटम्स पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, मतलब इन पे कितना चार्ज है? 0। कितना चार्ज है आपके पास? 0। तो यहां पर हमें 2 सल्फर मिलते हैं जहां पर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। नेक्स्ट बात करें H2S5O6 पेंटाथायोनिक एसिड। पेंटाथायोनिक एसिड, पेंटाथायोनिक एसिड की बात करें,
5 आपके पास सल्फर है, 5 आपके पास सल्फर है, तो ये जो तीनों सल्फर हैं इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास? 0 है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात करें, C3O2, C3O2, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सब ऑक्साइड। यहां पर ये टूटेगा तो आपके पास इस पे +2 आएगा, ये टूटेगा तो यहां पर +2 आएगा, लेकिन यहां पर तीनों कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर होगी, तो इसलिए जब ये टूटेगा तो इस पे कितना आएगा? 0 चार्ज आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर भी हमें एक कार्बन मिल गया। तो टोटल 2 एटम यहां पर, 3 एटम यहां पर और 1 एटम यहां पर, 2 + 3 + 1 6, तो इनका सम कितना हो गया? 6 सम हो गया। स्ट्रक्चर आने चाहिए, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है आपके पास आसानी से आप इसको कर पाएंगे। एनालिसिस पे चलते हैं, आपके पास अगेन हाइब्रिडेशन का ही सवाल था। अनअटेंडेड देखिए 15.28%, करेक्ट रिस्पांस कितना हुआ आपके पास? 13.15। रॉन्ग रिस्पांस की बात करें तो लगभग आपके पास 70% लोगों ने गलत जवाब दिया। डिफिकल्टी लेवल की बात करें इजी में डालेंगे। आइडल टाइम टू सॉल्व 2 to 3 मिनट्स। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, फॉर हीलियम प्लस अ ट्रांजिशन takes place from the orbit of radius 105.8 picometer to the orbit of radius 26.45 picometer. The wavelength of the emitted photon during the transition. तो मुझे 2 रेडियस दे दिए हैं और मेरे से वेवलेंथ पूछी है, तो रेडियस के थ्रू क्या मैं आपके पास n निकालूं, और n से मैं लैम्डा निकाल सकता हूं। 1/λ = RZ², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास यहां पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेडियस को मैं लिख देता हूं 52.9 n²/z, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में होता था 0.59, इसको मैंने पिकोमीटर में लिख दिया क्योंकि मुझे रेडियस किस में दिख रहा है? पिकोमीटर में। तो 105.8 इक्वल्स टू 52.9 n1 का स्क्वायर/z कितना हुआ? 2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2, मतलब n1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। नेक्स्ट इसी की तरह सेकंड देखेंगे आपके पास, तो रेडियस कितना रहा है? 26.45 इज इक्वल्स टू 52.9 n2 का स्क्वायर/1। ठीक है, यहां पर बात करें ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और सॉरी यहां पर जो z है हमारे पास, z कितना है? 2 है। z कितना है आपके पास? 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास? 1 आ गई। वेवलेंथ निकाली थी हमें, वेवलेंथ किसके बराबर आएगी? 1/λ = RZ², 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहां पर r की वैल्यू रख सकते हैं 109677 इंटू z की वैल्यू आपके पास रख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1/n1 कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, यहां पर कितना आएगा? 1/2 का स्क्वायर। 109677 इंटू 2 का स्क्वायर 1/1 माइनस 1/4। चाहे तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसने वैल्यूज दी हुई हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहां पर 1/λ सॉल्व करके निकाल लेंगे। क्या आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। तो 1/λ सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व होके आ जाएगा। क्या क्या कंसेप्ट यूज हुए वो देखते हैं, कितना टाइम लगा। कंसेप्ट यूज था एटॉमिक स्ट्रक्चर। करेक्ट रिस्पॉन्स कितने लोगों ने किया? लगभग आपके पास 12% लोगों ने। डिफिकल्टी लेवल इजी में रखा जाएगा। आइडल टाइम टू सॉल्व 3 to 4 मिनट्स। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 12th। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी कितनी दे रखी है आपके पास? 1.012 ग्राम पर ml एट 300 केल्विन इज मिक्स्ड विद 250 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.06 ग्राम यूरिया। बोथ द सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड in the same solvent. The osmotic pressure of the resulting solution at 300 Kelvin is okay. चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन का सवाल है। क्या पूछ रहा है वो आपके पास? अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है। 2 सॉल्यूशन को उसने क्या किया है आपके पास? मिक्स किया। तो सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन 50 ml 0.2 मोलर यूरिया था, डेंसिटी इतनी दे रखी थी, मिक्स विद 250 ml। अगर मोलैलिटी, सॉल्यूशन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट के बारे में, अगर मोलैलिटी 0.2 मोलर है, कितनी है? 0.2 मोलर। 0.2 मोलर है तो हम ये बोल सकते हैं सर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपके पास 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स हैं किसके? यूरिया के। अगर मैं मास की बात करूं तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मैं ये कह सकता हूं 0.2 इंटू 60 कितना हो गया? ये 12 ग्राम। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1000 प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? 12, 1012 ग्राम हो जाएगा। ठीक है,
मैं यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1012 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है निकालना है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.012 ग्राम पर एमएल दे रखी है, ग्राम पर एमएल। तो वॉल्यूम जो आया वो कितना आ गया आपके पास, 1000 ml। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब वो जो सॉल्यूशन था वो कितने ml का था आपके पास, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं 1000 ml। अब मोलैरिटी वगैरह निकालने हैं तो आसानी पे होगी, ठीक है भाई। 50 ml में इतना, तो मैं ये बोल सकता हूं आपके पास वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, 1000 ml आ गया। तो 1000 ml में हम ये कह सकते हैं कि यूरिया के कितने मोल्स थे, 0.2 मोल्स। 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.2 मोल्स थे, तो 50 ml के अंदर कितने होंगे भाई, 0.2 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 50, 20, 0.01 कितने होंगे, 0.01 मोल्स होंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें, आपके पास दूसरा सॉल्यूशन आपके पास मिक्स किया जो कि आपके पास 250 ml का था, जिसके अंदर आपके पास 0.06 ग्राम ऑफ यूरिया था। तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट सेकेंड सॉल्यूशन के बारे में। सेकेंड सॉल्यूशन के अंदर 250 ml के अंदर कितने मोल्स हो गए, 0.06 तो मास था डिवाइडेड बाय 60, तो ये 1 हो गया, 0.001 हो गए, कितने हो गए आपके पास, 0.001। नेक्स्ट 250 ml में कितने आ गए आपके पास, 0.001 आपके पास आ गए। तो हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर नेट मोलैरिटी निकाल लेते हैं। नेट मोलैरिटी आपके पास कैसे निकालेंगे, पाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, CRT प्लस CRT, या मैं इसको लिख देता हूं, या हम एक काम करते हैं आपके पास नेट मोलैरिटी निकाल लेते हैं। नेट मोलैरिटी की बात करते हैं, जो नेट कंसंट्रेशन है वो क्या आएगी, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V3, या आप ऐसे कर सकते हैं मोलैरिटी कितनी हो गई, N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2। मोल्स कितने हुए, 0.01 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो गया 300, और 300 इंटू क्या हो गया आपके पास 1000 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मेरे पास मोलैरिटी कितनी आएगी, मोलैरिटी इक्वल्स टू N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, तो अगर इसको इंटू करेंगे तो लगभग आपके पास कितना आएगा, ये 11/300। तो मोलैरिटी हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन की कैलकुलेट हो गई है। अब हमें बस ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। पाई की बात करें, कंसंट्रेशन हमने कितनी निकाली, 11/300। हमें देखिए क्या टॉर में आपके पास निकालना है, आर की वैल्यू उसने दे रखी है 62, तो हम ये बोल सकते हैं 62 इंटू आपके पास टेम्परेचर कितना था, हमारे पास टेम्परेचर 300 केल्विन, सॉरी टेम्परेचर आपके पास हमें निकालना था 300 केल्विन, बिल्कुल ये आ गया 300, तो ये हमारे पास आ गया निकल के 682 टॉर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद कितना बना, 682 टॉर। तो यहां पर आंसर हम लिख सकते हैं 682। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन से सवाल था, हमने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी निकाली, मोल्स निकाले, सॉल्यूशन 2 के मोल्स निकाले, मोलैरिटी इक्वल्स टू N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2। देखते हैं आपके पास कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट यूज सॉल्यूशंस, उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर। करेक्ट रिस्पॉन्स देखिए 6.84% लोगों ने किया है। आपके पास डिफिकल्टी लेवल हम मॉडरेट रखेंगे, आइडल टाइम आपके पास 4 to 5 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें आपके पास, द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1 इन P दे रखा है उसको 2.52 ग्राम विथ HBr in the presence of peroxide gives 2 isomeric bromides in a 9:1 ratio। ओके तो पहले ये देखते हैं, आपके पास ऑक्ट 1 इन था, ऑक्ट 1 इन, और 4 पे क्या था आपके पास, मिथाइल। 4 पे क्या था आपके पास, मिथाइल, ठीक है भाई। HBr के साथ रिएक्शन कराई, अगर HBr के साथ रिएक्शन कराई आपने तो क्या बनेगा, C Br, और यहां पर H, यहां पर CH3, ठीक है। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बोल सकता हूं मैं, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसकी परसेंटेज यील्ड 9 दे रखी है, इसकी परसेंटेज 9:1 के रेशियो में दे रखा है, और परसेंटेज यील्ड ओवरऑल रिएक्शन की कितनी दे रखी है, 50% दे रखी है। कितनी दे रखी है, 50%। ये जो P दे रखा है, ये कितना मास दे रखा है इसका, 2.52। अगर हम इसका मास कैलकुलेट करें तो इसका मास आएगा 126,
तो ये जो मोल्स होंगे 0.02 मोल्स होंगे। अगर 50% वहां पर यील्ड आ रही है तो मैं कह सकता हूं यहां पर 0.01 बनेंगे, यहां पर भी 0.01, लेकिन 9:1 का रेशियो है तो आपके पास टोटल इसके जो मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे 0.01 इंटू 9/10। टोटल कितना था 9 + 1 10। तो टोटल मोल्स यहां पर जो बनेंगे कितने बनेंगे इसके 0.009 मोल्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद उसने क्या कहा कि ऑफ दीज द एंटायर अमाउंट ऑफ प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विद एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइइथाइल अमाइन followed by treatment with aqueous K2CO3 to give a non-ionic product S yield कितना है 70% है। तो देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था CH3 यहां था, यहां क्या था Br। अब इसको हमने N डाइइथाइल अमाइन से इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3 रिएक्ट कराया। अगर K2CO3 रिएक्ट कराया तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर CH3 और ये NETET, इसके 0.009 मोल्स थे, 100% यील्ड दे रखी है, इसके भी कितने बनेंगे 0.009 मोल्स बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब उसने पूछा क्या है मेरे से, उसने पूछा है जो S बन रहा है उसका मास कितना होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 0.009 इंटू इसका मास आपके पास आएगा 199, तो यहां पर बोल सकते हैं 1.791 ग्राम आएगा। कितना आएगा आपके पास 1.791 ग्राम। मिलीग्राम में उसने पूछा था 1791 कितना हो जाएगा आपके पास मिलीग्राम। देखते हैं मिलीग्राम में पूछा था द मास इन मिलीग्राम ऑफ एस ऑब्टेन्ड, तो आंसर कितना आएगा 1791 मिलीग्राम। क्या बच्चों समझ में आया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ है, तो यहां पर देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस ही हैं, कितने लोगों ने करेक्ट रिस्पॉन्स किया है 0.87% लोगों ने ही। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल था आपके पास, रिएक्शंस आपके पास थी, थोड़ा सा सोचना ज्यादा था। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एडवांस वाले बनाते हैं, इससे क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व कर प्रैक्टिस करिए आपके पास, और देखिए किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास थर्मोडायनेमिक्स का सवाल 14th, the entropy versus temperature plot for phases alpha and beta at 1 bar pressure ST and S0 are the entropies of phase at temperature T and 0 Kelvin respectively. Okay, यहां पर आपके पास ग्राफ दे रखा है जहां पर ST और S0 मतलब 0 केल्विन पे आपके पास ग्राफ दे रखा है, और अल्फा और बीटा दो फेजेस हैं जो आपस में फेज चेंज दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना दे रखा है 600 केल्विन, CP बीटा माइनस CP अल्फा 1 मोल दे रखा है। क्या निकालना है हमें S बीटा माइनस S अल्फा निकालना है। ओके, S और किस पे निकालना है 300 केल्विन पे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं आपके पास कि मैं ये बोल सकता हूं हमें S BT माइनस S0 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई हमारी 1, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा कितनी आ रही है आपके पास 1। तो मैं ये बोलूंगा S600 बीटा माइनस S600 अल्फा माइनस S0 केल्विन बीटा माइनस S0 केल्विन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। T माइनस S0 किया मैंने, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू लिख दी मैंने, तो S बीटा माइनस S अल्फा एट 600 केल्विन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 1। क्या आ गया मेरे पास, पहला रिलेशन आ गया कि आपके पास बीटा माइनस अल्फा कितना कह सकता हूं 600 पे 1 कह सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मुझे क्या निकालना है आपके पास 300 केल्विन पे निकालना है। 300 केल्विन की बात करें तो डेल्टा S इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है CP ln T2 अपॉन T1, CP ln T2 अपॉन T1। तो डेल्टा S इज इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1। तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा S 600 माइनस डेल्टा S 300 इक्वल्स टू CP ln 600 अपॉन 300, 600 अपॉन 300। ठीक है, डेल्टा S 600 हमने कितना निकाला 1, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं x। CP हमें दे रखा है, देखिए CP आपके पास गिवन है बीटा माइनस अल्फा कितना गिवन है 1, तो यहां पर 1 ln 2 की वैल्यू गिवन है क्या आपके पास, ln 2 की वैल्यू गिवन है 0.69, तो ये कितना हो गया आपके पास 0.69।
तो x जो आया आपके पास 1 माइनस 0.69, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.31। इसका मतलब एंट्रोपी 300 केल्विन पे बीटा माइनस एंट्रोपी 300 केल्विन पे अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 0.31। आई होप बच्चों सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका एनालिसिस देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, करेक्ट रिस्पांस मात्र 1.15% लोगों ने, रॉन्ग रिस्पांस आप देखिए लगभग 60, अनअटेंटिव लगभग 39.54। आइडल टाइम की बात करें तो 3 to 4 मिनट्स आप इसको सॉल्व करने में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपके पास क्या पूछा है इसने, इसी क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है आपके पास, डेल्टा एच की वैल्यू पूछी है। अगर मैं क्रिचॉफ लॉ लगाऊं तो मैं बोल सकता हूं, क्रिचॉफ लॉ क्या कहता है, डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1, T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CP इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा CP। CP बीटा माइनस अल्फा पूछा है इसने किस पे, 300 केल्विन पे। ठीक है भाई, तो डेल्टा एच 600 केल्विन माइनस डेल्टा एच 300 केल्विन अपॉन 600 माइनस 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है भाई, डेल्टा एच 600 माइनस डेल्टा एच 300 अपॉन 600 माइनस 300 इक्वल टू 1। ओके, हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच 300 पे वैल्यू निकालनी है। 600 कैसे पता करें, हमें जानते हैं आपके पास कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट है तो डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल्टा एस के बराबर। टी कितना है आपके पास 600 पे 600, डेल्टा एस 600 पे हमने कितना निकाला, देखिए 600 पे डेल्टा एस कितना निकाला हमने, 1। तो यहां पर आपके पास क्या रख सकते हैं हम, 1 रख सकते हैं। तो डेल्टा एच किसके बराबर आ गया, 600 के बराबर आ गया। आगे मूव करते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं, जो हमने निकाला था डेल्टा एच 600 माइनस डेल्टा एच 300 अपॉन 600 माइनस 300 इक्वल टू किसके बराबर आया था, 1 के बराबर। डेल्टा एच की वैल्यू 600 पे कितनी है, 600 है, तो 600 माइनस एक्स लिख देता हूं इसको, 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ये इधर गया, x बराबर कितना आ गया आपके पास 300। तो जो बीटा माइनस अल्फा है 300 केल्विन पे, वो कितना रहेगा आपके पास 300। क्या बच्चों समझ में आया, मैंने क्रिचॉफ लॉ यूज किया आपके पास। क्रिचॉफ लॉ यूज करने के बाद डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा एच वही है बीटा माइनस अल्फा एट 600 केल्विन, वहां पर डेल्टा एच T1 क्या है 300 केल्विन। ठीक है, चलिए कंसेप्ट यूज देख लेते हैं आपके पास, सेम टू सेम वही चीज। अनअटेंडेड 38.89%, करेक्ट रिस्पांस इसके अंदर 7.38%, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट पे रखेंगे, आइडल टाइम टू सॉल्व 2 to 3 मिनट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास 16 नंबर। 1 ट्राइनाइट्रो कंपाउंड है, 1 ट्राइनाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन on complete reaction with an axis of SnHCl gives a major product which on treatment with axis of NaNO2 plus HCl provides P as a product. P upon treatment with axis of H2O at room temperature gives a product Q. Q on bromination R दे रहा है, P को अलग अलग आपके पास रिएक्शन कराई है, और फाइनली वो क्या पूछ रहा है आपके पास, द नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ R। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेंजीन के साथ 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपके पास एक बेंजीन लेता हूं मैं, यहां पर NO2 बनाते हैं, यहां पर NO2 लगाते हैं, नेक्स्ट यहां पर भी क्या लगाते हैं, NO2 लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बन गया 13 ट्रिस नाइट्रोफिनाइल बेंजीन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद SnHCl एक्सिस में है, फिर आपने NaNO2 प्लस HCl डाला है। ठीक है, यहां पर अगर मैं SnHCl डालूं तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिडक्शन में क्या बनेगा, बेंजीन, फिर बेंजीन, यहां पर NH2, यहां पर फिनाइल NH2, यहां पर PH NH2। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर आपके पास NaNO2 प्लस HCl कराया, तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, PH N2 प्लस Cl माइनस, PH N2 प्लस Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है,
ओके, ये बन गया प्रोवाइड्स P. P on treatment with excess of H2O on room temperature gives a product Q. इसके अंदर हमने H2O अगर आपके पास डाला तो क्या बनेगा भाई, ये तो P हो गया, PH OH N2Cl बाहर चला जाएगा, OH PH OH, ये बन गया हमारे पास Q. ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ Q इन द एक्वस मीडियम फर्निश द प्रोडक्ट R. ओके, ब्रोमिनेशन करा दिया, एक्वस मीडियम में है, क्या आपके पास ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे लग जाता था, लेकिन यहां पर आपके पास पैरा ब्लॉक है, तो हम देखिए कैसे करेंगे. आपके पास इसको मुझे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा. OH पैरा पे नहीं, यहां पर Br लगेगा और यहां पर भी क्या लगेगा, Br. उसी की तरह मैं यहां पर बोल सकता हूं ये भी क्या होगा, बेंजीन. यहां पर OH है, OH के ऑर्थो पे Br लग जाएगा, पैरा ब्लॉक है. यहां पर भी यहां पर OH बनेगा, यहां पर Br बनेगा और यहां पर भी क्या बनेगा, Br बनेगा. ठीक है बच्चों, तो ये प्रोडक्ट जो बना वो आपके पास क्या बना, QR बना. ठीक है, ये क्या बना, R. अगर ये R बना तो पहला ही क्वेश्चन ये था, द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ R. R में कितने हेटेरो एटम्स होंगे आपके पास, R में कितने हेटेरो एटम्स है, 3 ये रहा, 3 ये रहे और 3 ये रहे, तो मैं बोल सकता हूं कितने हेटेरो एटम्स है, 9. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 9 हो जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं आपके पास, द प्रोडक्ट P upon treatment with excess of phenol under basic condition gives the product S. the molar mass difference दे रखा है आपके पास. ठीक है, आपके पास S भी बनाना है, लेकिन आपके पास अगले क्वेश्चन में पूछा था द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर एंड हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ S. अब S कैसे बना था, द कंपाउंड P अपॉन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशन गिव्स अ प्रोडक्ट S. जो P था, चलते हैं वापस पीछे, P हमने आपके पास क्या बनाया है, यहां पर आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है, तो इसके अंदर हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई, तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एजोडाई रिएक्शंस. ठीक है, तो देखिए PH N2 प्लस एंड Cl माइनस, PH N2 प्लस Cl माइनस, PH N2 प्लस Cl माइनस. इसके अंदर हमने फिनॉल के साथ रिएक्शन कराई है. अगर फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एजोडाई वाली रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, PH N डबल बॉन्ड N Cl, सॉरी N डबल बॉन्ड N PH OH, PH N डबल बॉन्ड N PH OH. यहां पर PH N डबल बॉन्ड N PH OH. ठीक है बच्चों, अब उसने पूछा था मेरे पास कि हेटेरो एटम प्लस कार्बन एटम कितने हैं, तो सबसे पहले हेटेरो एटम्स की बात करते हैं. हेटेरो एटम्स कितने हुए, 3 3 3, तो कितने हो गए, 9. कार्बन एटम्स की बात करें, कार्बन एटम्स कितने आएंगे, 6 6 6 6 6 6. ठीक है, 6 6 36 प्लस 6 और, तो कितने हो गए, 42. टोटल कितने हो गए, 42. तो कार्बन एटम प्लस हेटेरो एटम्स टोटल कितने हुए, 51. तो यहां पर अगर बात करें कि द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ S इज 51. दोनों ही रिएक्शन, दोनों ही क्वेश्चन आपके पास एक लिंक थे. क्वेश्चन एनालिसिस की बात करें, कंसेप्ट यूज ऑर्गेनिक रिएक्शन, कितने लोगों ने करेक्ट रिस्पांस दिया, तो वहां पर 10% था, यहां पर आपके पास 5.54% है. डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे मॉडरेट, और आइडल टाइम टू सॉल्व टू 3 मिनट्स. नेक्स्ट, इस पेपर में ओवरऑल पेपर को देखें, आपके पास मॉडरेट साइड ही ये पेपर था आपके पास. हार्ड 23%, इजी जो था आपके पास 24% और मॉडरेट आपके पास 53%. मॉडरेट ही माना जाएगा पेपर. टॉपर हमने बात करी, 341 आउट ऑफ 360 था. केमिस्ट्री में अगेन आपके पास 117 मार्क्स थे. लास्ट जो था आपके पास केमिस्ट्री में CRL 21 मार्क्स थे. ओवरऑल जो पेपर की बात करूं, आपके पास मॉडरेट पेपर था. तो यहां पर हम आपके पास इस सीरीज को खत्म करते हैं. केमिस्ट्री पेपर 2 हमने यहां पर JEE एडवांस का डिस्कस किया. प्लीज इसको बार बार थोरोली रिवाइज कीजिए, इससे आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग होंगे, आपके पास एनालिसिस कर पाएंगे आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है एडवांस के क्वेश्चंस को. ठीक है, मैं अमित गुप्ता अलविदा लेता हूं यहीं पे. थैंक यू ऑल.